नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंद किसान चैनल में। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन और आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं हमारे साथ हैं इंद्र शेखर। आप राइटर हैं फार्म इश्यूज पर और एनवायरनमेंट पर, और अगर मैं बात करूं तो इनका जो अनुभव है, ये डायरेक्टर हैं ग्रीन इंडिया के भी, और इससे पहले ये डायरेक्टर पॉलिसी एंड आउटरीच नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ रहे हैं और लंबे समय तक वहाँ काम किया है। तो इनकी पैनी नज़र है जो अब खेती की जो पहली श्रृंखला होती है जिसे कहते हैं हम बीज, और उसके अलावा जो तमाम नीतियाँ हैं, उसके अलावा जो पिछले कई महीनों से जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसान भाई बहन जो दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, और इसके साथ साथ अब दिल्ली से अपने अपने राज्यों में एक जागरूकता अभियान फैला रहे हैं। उनकी वही दो मांगे कि ये तीनों कृषि कानून रद्द किए जाए, और इसके अलावा जो एमएसपी है यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अपनी जो 23 फसलें हैं उन पर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो दिया जाता है उसको बाध्यकारी बनाए, उसे कानूनी जामा पहनाए। इस पर गतिरोध जारी है, हम सब जानते हैं। आइए समझते हैं कि अगले कुछ दिनों में जो खाका दिया है संयुक्त किसान मोर्चा ने, उस पर असल में जमीन पर किस तरह की हरकत दिख रही है। हम इंद्र शेखर से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इंद्र शेखर पिछले कई दिनों से, जैसे मैंने बताया, कि इन तमाम दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, खुद अपना डेरा जमाए हुए थे, और हाल ही में ये एक पूरी विजिट करके आए हैं। हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तमाम जगहों पर ये गए। हरियाणा में जहाँ जहाँ पंचायतें हो रही हैं वो वहाँ शरीक हुए हैं। इनसे सीधे समझते हैं कि जो जनता है और जो किसान है उनके मन में क्या है उनका मूड आने वाले दिनों में। जी इंद्र शेखर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बातचीत में। सबसे पहला सवाल यही कि अगला पड़ाव क्या होने वाला है किसानों का और किस तरह का मूड है। जी अनिका जी, सबसे पहले शुक्रिया, आपने मुझे जगह दी और आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। तो देखिए, ये जो मोमेंट है आज की तारीख में इस दुनिया में जो चल रहा है किसान आंदोलन, ये एक प्रोटेस्ट नहीं बल्कि मेरे मानना है कि ये एक ऐसी क्रांति है जिसको आप जेपी क्रांति से कंपेयर कर सकते हैं, या जो आजादी की लड़ाई थी, ये एक उस प्रकार की क्रांति है। ये अब एक दिल्ली के बॉर्डरों तक ये क्रांति या आंदोलन सीमित नहीं है। जहां जहां मैं गया हूँ, लोग मतलब शायद से खुदी मीडिया का ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन अगर एक बार जाके देखें कि जितनी बार भी राकेश टिकैत इन रैलियों में घुसते हैं या अपना स्पीच खत्म करके जब बाहर निकल रहे होते हैं, तो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एक फ्रेंजी, ऐसा लगता है कि जैसे हर जगह जहां वो जा रहे हैं वहां पे एक कुंभ मेला शुरू हो गया है। एक ऐसा कुंभ जो किसानों के अंदर क्रांति फैला रहा है। सब लोग वहां पे इतने जागरूक हैं, इतनी वहां पे राजनीतिक मतलब जिसे कहते हैं चेतना है, जो मतलब आप स्कूल और कॉलेज के बच्चों में आज नहीं समझ पाएंगे। जो बच्चे मतलब पबजी और नेटफ्लिक्स देख देख के अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, उनमें इतनी चेतना नहीं होगी जितने गांव के बिन पढ़े लिखे किसानों में है। तो जो भी ये बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान क्या है, हमको मुसीबत हो रही है, किसानों को बरगलाया जा रहा है, देखिए ये बिल्कुल सरासर गलत है। और मैं आपको आंखों देखी बात बता रहा हूँ। मेरा आपको, जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि मेरे पास खुद लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जो मेरे YouTube चैनल पे अवेलेबल हैं। वहां पे लोग जाके खुद देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने इतनी जल्दी, ये किसान सब समझ रहे हैं कि कॉर्पोरेशंस क्या है, कॉर्पोरेशन से इन्हें क्या समस्याएं हैं, ये सरकार मोदी सरकार से कैसे लिंक है, और दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है, दिल्ली में और जो रेवाड़ी राजस्थान के बॉर्डर में जो आंदोलन चल रहा है, ये सारी चीजें केवल भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि विश्व में लोकतंत्र बना रहे और विश्व में किसानों की बात सुनी जाए, ये उन सब चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। अब जो लड़ाई है वो लड़ाई इस बात की नहीं कि मोदी सरकार आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अब ये लड़ाई इस बात की है कि हमारी धरती माँ को हम एक कॉर्पोरेट नीलामी से कैसे बचाएं। सब ये बात समझ रहे हैं, सब जानते हैं। और मैं आपको अभी के हाल की बात सुनाता हूँ। संग्रिया में लोग कहते हैं कि अर्तियां खराब हैं, अर्तियां लूट रहे हैं किसान को। संग्रिया की महापंचायत में आप जानती हैं पूरा का पूरा जो अनाज मंडी है, सारे अर्थियों ने अपनी दुकानें बंद की। उन्होंने चंदा दिया किसानों को कि आप अपनी महापंचायत हमारे यहाँ आके करें। आप सोचिए, एक तो उनके ऊपर ऑलरेडी इतना बड़ा पैरल आ चुका है कॉर्पोरेटाइजेशन का, उसी के साथ साथ उन्होंने अपनी ना सोचते हुए किसानों को पूरा समर्थन दिया। अब मैं जबलपुर की बात करता हूँ, जबलपुर में भी यही हुआ, गंगानगर में यही हुआ। जहां जहां राकेश टिकैत जा रहे हैं, जहां जहां बड़े नेता जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये एक सिर्फ एक किसान आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन अब बढ़ चढ़ के पूरे जो ग्रामीण भारत है
उन सब की आवाज बन चुका मगर है। सरकार का तो यही संयुक्त कहना मोर्चा है इंद्रशेखर कि जो ये आड़तिए हैं, मिडिल मैन हैं, ये अब तक बड़े पैमाने पर पैसा बना रहे थे, लूट कर रहे थे, और अब क्योंकि उनकी पेट पर लात पड़ेगी इसीलिए वो एक तरह से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये उन्हीं के द्वारा प्रायोजित, ये किसान जो हैं बरगलाए गए हैं, उन्हीं के द्वारा प्रायोजित ये विरोध हो रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे, किस तरह की सफाई? क्योंकि सरकार की तरफ से तो ये कहना है कि हम इन्हीं आड़तियों से, इन्हीं मिडिलमैन से इनको छुटकारा दिला रहे हैं, जो इनके बंधनों में, जो इनके बेड़ियों से बंधे हुए थे, उन लोगों से छुटकारा दिला रहे हैं। क्या है आपकी देखिए, मैं समझ? पहली बात तो ये सरासर गलत है। ये बात जो भारत सरकार कह रही है, मोदी सरकार कह रही है, ये बात सरासर गलत है। क्योंकि असली में क्या है, मैं आपको बताऊं, चौटाला गांव से लेके आपके पीपाड़ जोधपुर तक, या आप मानिए जबलपुर मध्य प्रदेश से लेके आपके हिसार और चंडीगढ़, अमृतसर, इन सारे इलाकों में किसानों ने पर एकड़ किसान चंदा दे रहे हैं। मतलब चाहे वो 50 रुपए हो, 25 रुपए हो, 100 रुपए हो, जितना किसान दे सकता है, जितना एक किसान परिवार दे सकता है, लाखों लाखों मेरा मानना है करोड़ों किसानों ने पैसा दिया है इस आंदोलन में। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि आड़तियों ने बरगलाया है। जिसकी जितनी हैसियत है, जो जितना समर्थन दे सकता है, इसमें वो दे रखा है। ये देखिए, हम लोग को ये समझना जरूरी होगा कि अगर कहीं करप्शन जो है लोकतंत्र में भी, इतने बड़े बड़े स्कैम होते हैं लोकतंत्र में, सिर्फ भारत के लोकतंत्र में नहीं, इंग्लैंड में होते हैं, अमेरिका में होते हैं, दुनिया भर में हर जगह जहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं वहां पे करप्शन होता है। क्या इसका ये मतलब है कि हम लोकतंत्र सरकारों को खत्म कर दें, या हम लोकतंत्र को ही खत्म कर दें क्योंकि उसमें करप्शन है? नहीं, ये सही अप्रोच नहीं है। अगर जो लॉजिक मोदी सरकार ने यूज किया है और उन्होंने कहा है कि अगर आड़तिया करप्शन करते हैं या उनके अंदर वो मैनिपुलेट करते हैं मार्केट्स को, तो वॉल स्ट्रीट को क्यों नहीं बंद करते हैं? हम लोग जाके दलाल स्ट्रीट को बम्बई में क्यों नहीं बंद करते हैं? इस देश की इकोनॉमी को आप अगर ढंग से सोचें तो जितना डैमेज फिस्कल मैनिपुलेशन से वॉल स्ट्रीट और बॉम्बे ने किया है, क्या वो ये आड़तिया कभी नहीं कर सकते हैं? ये जो ब्लू पिक्चर बनी है, ये तो मतलब एक पब्लिक नॉलेज में हो चुका है कि किस प्रकार से धीरू भाई अंबानी ने पूरे देश को मैनिपुलेट किया है। तो रिलायंस इंडस्ट्री को क्यों नहीं बंद करते मोदी जी, अगर इतना ही समस्या हो रही है इनको फिजिकल मैनिपुलेशन से? तो ये सरासर झूठ है। और ये सारी की सारी ये सारी की सारी जो धारणाएं फैलाई जा रही हैं, ये सब गोदी मीडिया का एक बड़ा टारगेटेड मीडिया अप्रोच है। देखिए, जो अटैक सरकार कर रही है वो एक यूनाइटेड इंडिया को किसानों में, आड़तियों में, ट्रेडर में, मजदूर में तोड़ने की कोशिश कर रही है। भारत एक है, ग्रामीण भारत एक है, और ये ग्रामीण भारत की आवाज है। इसको जिस तरह के ऐनक आपने पहन रखे हैं, आपको दुनिया वैसी दिखेगी। जिन लोगों ने ऐनक उतार रखे हैं, उनको ये सिर्फ साफ साफ ग्रामीण भारत और धरती माँ की आवाज दिखेगी। इसमें कोई रंग नहीं है, इसमें कोई बैंगनी नहीं है, कोई हरा नहीं, कोई नीला नहीं, कोई पीला नहीं, ये सब एक है। एक और बात बताएं कि जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर तमाम तरीके से प्रहार हो रहे हैं, चाहे वो हम बात करें जैसे कि पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह से दिशा रवि का मामला आया, टूल किट के मामले में किस तरह से एक तरह से ये इंटिमिडेट करने की कोशिश की। कुछ लोगों का कहना है कि इसका ये मकसद था। अभी यहाँ अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो जो यूरोप का इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है उसमें भी कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी जहाँ तक भारत का स्थान है वो बैकस्लाइड कर रही है, वो उस पायदान पर बार बार फिसलती जा रही है, डेमोक्रेसी का जो पायदान है। इसको लेकर आपकी क्या समझ है? अगर हम फार्म एजिटेशन की बात करें तो उसमें जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी वैधानिक सुरक्षा दी गई थी, फेडरल स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो उस पर किस तरह से उसको आहत पहुंचा है? क्योंकि यही तमाम लोगों का कहना है कि जो सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप है, चाहे उसकी बात करें या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की, उन सब पर प्रहार हुआ है और ये जीता जागता उदाहरण है किसान आंदोलन। जी देखिए अनिका जी, आपकी बात बिल्कुल सही है और बहुत ही ज्यादा जायज भी है। लेकिन मुझे कोई यूरोपियन एजेंसी की ओर देखने की जरूरत नहीं है कि देश ये समझने के लिए, और देश में भी किसी को नहीं होनी चाहिए समझने के लिए कि भारत में लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जा रहा है। जिस देश में जहां पे करोड़ों किसान पिछले 100 दिन से बॉर्डरों पे बैठे हैं और उनसे प्रधानमंत्री एक बार मिलने नहीं गए, ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि भारत में लोकतंत्र का कत्ल कर दिया गया है। और आज अगर भारत के मुंह पे कालिक थोपी जा रही है
यूरोप में, अमेरिका में और बाकी देशों में, जैसे जस्टिन ट्रूडो ने कहा, सबसे पहले जस्टिन ट्रूडो ने एक स्टेटमेंट में किया था, उसके बाद आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक चर्चा हुई है, डिबेट हुई है इसके ऊपर। साथ साथ अमेरिका में जो बाइडेन और बाकी सारे वहाँ के जो डेमोक्रेटिक लोग हैं उन्होंने भी काफी आवाज उठाई। इनफैक्ट 90 ऑर्गेनाइजेशंस थी ऐसी अमेरिका में किसान संबंधी, जिन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट इशू किया। लेकिन इस सब का मूल जो रीजन है वो यही है कि भारत में ये एक सिर्फ किसान आंदोलन की मार नहीं, बल्कि आपके चाहे वो छोटे व्यापारी हो, चाहे वो लोग जो नोटबंदी से अभी तक पीड़ित हैं, वो किसान जो आ नहीं पा रहे दिल्ली के बॉर्डरों तक, लेकिन गांव में जो है अब 50 रुपए चंदा दे रहे हैं, ये उन सब लोगों की आवाज है। और क्यों मोदी सरकार इतने लोगों को नहीं समझ रही और बार बार उनको ना समझ कह रही है ये तो बस कुछ ही किसान है, चंद किसान है जो ये कर रहे हैं, इनमें नेता है, पॉलिटिशियंस हैं, खालिस्तानी है, सारी चीजें हैं। ये सारे एक सिम्टम्स हैं एक ऐसे राज्य पाट के, एक कंधेर नकली चौपट राजा के ये सारे के सारे संकेत हैं। आप ये समझिए कि जब आदमी जो है आपस में घुट रहा है अंदर से, तो बाहर दिखाने की कोशिश करता है कि बाहर क्या इसी घुटन का सिला है, हम समझें कि इतने महीनों से ये अर्जी चली आ रही है किसानों की कि हम पर इन कृषि कानूनों को ना थोपे, हम ये नहीं चाहते थे। क्या आपको लगता है कि यही कारण है कि अब एक लेटेस्ट जो स्ट्रैटेजी संयुक्त किसान मोर्चा की उभर कर सामने आई है कि वोट की चोट, जिन जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में जाकर ये बोला जाए कि हम बस इस पार्टी से त्रस्त हैं क्योंकि इनकी जो नीतियां हैं, हम इस सरकार से त्रस्त हैं क्योंकि इनकी जो नीतियां हैं वो हमें हमारी समस्याओं को नहीं समझ पा रहे हैं और उसमें हमें कोई राहत नहीं दे पा रहे हैं। तो वोट की चोट को देखते हैं अगर, तो बोला जा रहा है कि किसान, ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिक्स करने पर उतर पड़े हैं या फिर विपक्ष की टीम बी के तौर पर उभर रहे हैं। जो ये नैरेटिव है, इसको आप किस तरह से समझते हैं? लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं? जहां जहां आप गए तमाम जगहों पर इन राज्यों में, वहां लोग इस स्ट्रैटेजी को लेकर किस तरह की समझ सामने रख रहे हैं? देखिए अनिका जी, सबसे पहली तो बात यह है कि ये जो डिस्कोर्स आ रहा है ये मोदी सरकार ने खुद मीडिया के द्वारा इंजेक्ट किया गया है। आप समझिए जो भारत में अभी भी जो लिबरल तबका है, जिसको खेती किसानी से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ वैचारिक बातों से लेना देना है, उनके बीच में ऐसी बातें बड़ी चलती हैं। लेकिन जो किसान है, जो खुद जो एक वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहा है, जिसको एमएसपी 1800 रुपए मिलना था बाजरा में, जो उस पर 900 रुपए नहीं पा रहा है, आप सोचिए, उसके लिए ये वैचारिक नहीं है कि इसमें राजनीति डाल लो या कृषि का मामला है, उसके लिए ये उसके जीवन का मामला है। और यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा मैल्कम एक्स की, जिन्होंने अपने स्ट्रगल को कहा था, जिन्होंने जो कलर्ड लोगों का स्ट्रगल था अमेरिका में, उसको कहा था हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स पाने हैं बाय ऑल मीन्स नेसेसरी। इसका ये मतलब है कि हमें हर वो तरीका अपनाना पड़ेगा जो हमें जस्टिस लाए या जो हमें जो है बेसिकली हमें हमारा न्याय दिलाए। तो आज किसान की स्थिति उतनी ही दयनीय हो चुकी है, जहां किसान एक मॉडर्न डे गुलाम बन चुका है, वो एक मलमुक बन चुका है कॉर्पोरेशंस के अंडर, जैसे रिलायंस, अडानी और साथ साथ मोदी सरकार जो नया वेव ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन देश में ला रही है। तो किसान समझ रहा है कि मैं और मेरी धरती जो मेरी माँ समान है, जो मेरे पुत्र से या मेरी पुत्री से ज्यादा प्रिय है मुझे, अब मुझे वो कॉर्पोरेट नीलामी करनी पड़ेगी। तो जब इन्होंने सरकार से बात करने की कोशिश की, सरकार ने नहीं सुना, इनके ऊपर लाठीचार्ज हुई, फिर उन्होंने रैली चलाई, रैली में इन्होंने बवाद करने की कोशिश की। जब इन्होंने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया तो सरकार ने अपने एजेंट्स भेज के उसमें उसको तोड़ने की कोशिश की। आज की तारीख में लोग बीमार पड़ रहे हैं, पानी काटा जा रहा है, पुलिस फोर्स भेजी जा रही है, आईबी भेजा जा रहा है, ऊपर सर्वेलेंस ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट मैंने खुद देखे हैं। तो जब अब सब चीजें, सब सारे के सारे तरीके हट चुके हैं, तो किसान करे तो करे क्या, मरता क्या नहीं करता। हमारे यहाँ एक कहावत है। तो किसान अब एक ऐसी हालत में आ चुका है कि वो कह रहा है कि भैया मैं तो गरीब हूँ, न मेरे पास पैसा है, न मेरे पास एयर कंडीशन है, तो मेरे पास जो चीज है वो मेरा वोट है, अब उसी से मैं चोट पहुंचा सकता हूँ आपको। तो इसको लिबरल डिस्कोर्स में ना लाया जाए, क्योंकि बीजेपी इसको खुद पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है। बल्कि ये जो किसान के नजरिए से ये केवल एक जीविका का सवाल है, ये एक पॉलिटिकल सवाल नहीं है। बट ये बात भी दर्शकों को समझनी चाहिए कि ह्यूमन लाइफ इज पॉलिटिकल, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, एज एरिस्टोटल हैज राइटली सेड। तो एरिस्टोटल जो बहुत बड़े ऋषि थे और एक बहुत बड़े विजनरी थे, उन्होंने कहा कि इंसान का जीवन ही एक राजनीतिक जीवन है। तो हर चीज जो इंसान करेगा वो राजनीति में बदलेगी। लेकिन मेरा मानना है कि किसान जो 50 रुपए हर महीने दे रहा है अपनी बहुत कम लागत से इस आंदोलन के लिए, उसके लिए जीवन मरण का सवाल है, ये राजनीतिक सवाल नहीं।
तो ये बहुत ही क्लियर है। कोई भी अगर आप आके किसान से बात करें तो ये बात बिल्कुल बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो किसानों के मन में ये एकदम साफ है कि कोई भी डिस्कोर्स चले, कोई भी नैरेटिव बने, उन्हें अपनी फसल का जो वाजिब दाम है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो बाध्यकारी बने और वो भाव उन्हें मिले जिसके लिए वो खून पसीना बहाते हैं। एक और बात समझना चाहेंगे कि ये जो स्ट्रैटेजी है वोट की चोट, आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बंगाल में सीन निकल कर सामने आ रहा है और बोला जा रहा है कि पॉलिटिक्स हो गई, लेकिन हम ये समझें कि जो ये पूरे हमारी डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है इसमें हर चीज़ जो है पार्लियामेंट के ज़रिए बनती है, पार्लियामेंट पर ही बोला जा रहा है कि फिर से बैठक हो और इस तरह की कृषि कानूनों को एक बैठक बुलाई जाए, बातचीत हो और उसमें रद्द हो के फिर से एक नए तरीके से उनको उन पर बातचीत हो और उनको बनाया जाए। तो हर चीज़ तो अल्टीमेटली जैसे कि आपने बोला कि वो पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाता है। क्या पॉलिटिक्स को हम नेगेटिव कॉनोटेशन दे सकते हैं? क्योंकि पॉलिटिक्स तो कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है। जो विपक्ष का काम है वो विपक्ष कर रहा है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता है वो अपनी आवाज़ उठाकर कह रही है कि हमें यह व्यवस्था नहीं चाहिए। ये सब पॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो इसको इतना नेगेटिव तरीके से क्यों देखा जा रहा है? जी, मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि ये मोदी सरकार चाहती है इसको नेगेटिवली दिखाना, इसलिए मीडिया में नेगेटिव बात हो रही है। अगर हम लोग ऐतिहासिक तौर पे बात करें, क्या गांधी जी के जो कदम थे, क्या वो राजनीतिक थे? क्या वो सत्य क्या थे वो जिन्होंने भारत को आजादी दिलाई? हम बात करें अगर जेपी आंदोलन के, तो क्या जेपी जी ने जो बात आगे बढ़ी या आपके जो तिलक जी ने जो बात आगे बढ़ाई, या भारत या नेल्सन मंडेला या जो भी दुनिया में रहे हैं, चाहे मार्टिन लूथर किंग जूनियर रहे, क्या इन सब लोगों ने जो न्याय की बात की, क्या वो न्याय की बात ज्यादा थी कि राजनीति की बात ज्यादा थी? क्या कोई ऐसा समीकरण नहीं हो सकता जहां पे न्याय और राजनीति साथ में आए? अब अगर हम लोग मिथोलॉजी की बात करें तो जो लड़ाई पांडवों ने लड़ी कौरवों के खिलाफ, क्या वो राजनीति की लड़ाई थी कि क्या वो न्याय और सत्य और धर्म की लड़ाई थी? अब देखिए, जैसे आपका व्यक्तित्व होगा और जो आपकी समझ होगी उसके हिसाब से आप कहेंगे। कृष्ण और अर्जुन ने उस लड़ाई को गीता के रूप में समझा और धर्म की सबसे सर्वश्रेष्ठ लड़ाई समझा, लेकिन शायद से कुछ अर्थशास्त्री या फिर जो जिसे कहते हैं रियल पॉलिटिकल्स वो उसको राजनीति भी समझे। मेरे लिए तो धर्म की बात है, और बहुत सारे किसानों के लिए आज भी वो एक धर्म का मुद्दा है। वो हमारी कृषि है, ये हमारा धर्म है, ये भारत की संस्कृति है, भारत का फर्स्ट कल्चर है, आप ऐसे समझिए। लेकिन कुछ लोग जो शायद से वेस्टर्न एजुकेटेड हैं और ज्यादा अंग्रेजी समझते हैं और ज्यादा अंग्रेजी की बात करते हैं, उनके लिए सभी कुछ पॉलिटिकल होता है, तो ये भी उनको पॉलिटिकल लगे। लेकिन जो लोग भारत से जी आपने खेती को जो कृषि प्रधान देश है उसे आपने जिस तरह से संस्कृति से जोड़ा है, एक और बात सीधे जो एकदम बेसिक यूनिट है लाइफ की, कृषि की, वो है बीज। आप नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया से जुड़े रहे हैं इतने लंबे समय से। ये बताएं कि जो पहली श्रृंखला होती है बीज, अब उसके ऊपर भी तमाम तरह की खतरे भाप रहे हैं किसान। जिस तरह से बोला जा रहा है कि कॉर्पोरेट खेती को बढ़ावा मिल रहा है, तो ऐसे में एक खतरा उभर के सामने आ रहा है, वो है जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों का भी। क्या आपको लगता है जो ये जो तमाम महापंचायतें हो रही हैं, क्या उन पंचायतों में भी इस तरह के खतरे को भापते हुए कुछ बातें हो रही हैं? क्या लोगों को सजग किया जा रहा है? ये सिर्फ अजम्पशन है कि ऐसा हो सकता है, या ऐसा कुछ आपको पता है कि ऐसी चीज़ें भी एक बड़े खतरे के रूप में सामने आ सकती हैं? जी बिल्कुल, और मेरे हिसाब से संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं वो इस खतरे से बहुत अच्छे तरीके से अवगत हैं, और उन्होंने मेरे सामने, मैंने मेरे कान में आंखों देखी बात है कि राकेश टिकैत ने टिकरी बॉर्डर पे कई बार बोल चुके हैं कि किस प्रकार से जो नया बीज विधेयक आ रहा है उसके अंदर की खामियां क्या हैं, और इस लॉकडाउन के पीरियड में उसके अंदर क्या क्या फेरबदल हो चुके हैं। वो ये बात साफ साफ बताना चाहते हैं कि जीएम बीजों को स्पेशली नॉर्मल बीजों की कैटेगरी में रखा जाएगा, और ये जो प्रहार हो रहा है फार्म लॉस का, ऐसे समझिए आप, ये एक बड़ी पिक्चर है जिसको तोड़ तोड़ के भारत को दिया जा रहा है। तो थोड़े इसके कॉर्पोरेटीकरण के, थोड़ी चीजें बीज विधेयक में है, थोड़ी चीजें इंटरनेशनल ट्रीटीज में है, थोड़ी चीजें हमारे फार्म लॉस में है। तो भारत पे बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि फिर कंपनीज क्या कहेंगी कि आप चलिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट में तो हैं, लेकिन अब जो बीज आपका लगेगा वो भी हम देंगे। जैसे बेंकी चिकन की बात की जाए, बेंकी चिकन एक पोल्ट्री बिजनेस है भारत में, और यहाँ पे क्या होता है कि किसान, और ये मॉडल देखिए बहुत जल्दी कृषि में भी आने वाला है, इस पे बात करना जरूरी है। तो
तो ये कहते हैं कि आप अपनी फैसिलिटी बनाइए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, आपका जमीन होगा, लेकिन मुर्गी के बच्चे से लेके जो सारी दवाइयां, सारी की सारी चीजें आप हमसे खरीदेंगे हमारे रेट पे और बेचेंगे अपनी मुर्गी वापस हम ही को हमारे रेट पे। तो आप सब कुछ हमसे खरीदिए भी और सब कुछ हमको वापस बेचिए भी। बेचने का रेट भी कंपनी का और खरीदने का रेट भी कंपनी का। तो किसान का क्या बचा इसमें? और हर साल वो लोग कहते हैं कि ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं, ये वाली टेक्नोलॉजी लगाइए। हर साल आपके इनपुट कॉस्ट बढ़ते जाते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा समीकरण बनाया जा रहा है, इंद्रशेखर यहाँ समझना चाहेंगे, जब बातचीत करते हैं तो ये बातें, ये तर्क भी सामने आता है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। अभी हम पढ़ रहे थे कि तिलहन के मामले में, ऑयल सीड्स के मामले में भी हम आत्मनिर्भर बने, और जो इसकी टॉप ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी ये तर्क सामने आया है कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों को क्यों नहीं लगाते ताकि ज़्यादा उत्पादन हो। तो कुछ लोग जीएम बीजों की तरफदारी करते हैं, ये कहते हुए कि उससे उत्पादन ज़्यादा होगा, तो क्यों नहीं, अगर हमारा देश आत्मनिर्भर बन सकता है तो क्यों नहीं। और दूसरी तरफ एक तरह का हमेशा से जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों को लेकर खतरे की बात होती रही है भारत में खास तौर से। इसको आप किस तरह से समझाना चाहेंगे दर्शकों को कि असल में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं उन पर क्यों प्रतिबंध है भारत में अभी तक, और क्या वो खतरा है जिससे सब डरते हैं? देखिए, जो मेरे किसान भाई इस ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं, सबसे पहला तो ये खतरा है कि बीजोगे आप अपने खेत में, लेकिन मालिकाना हक होगा उस सरसों पे कंपनी का। सबसे पहले खतरा तो ये है कि गलती से अगर आपने एक बीज भी उनका निकाल के अपने दूसरे बगल के खेत वाले को दे दिया तो उसका पूरा खेत भी कंपनी रख लेगी, हथिया लेगी, और साथ साथ पूरी फसल भी। ये जो है चीजें, ये पेटेंटिंग को बढ़ाना देने के लिए और बीज का कॉर्पोरेटीकरण करने के लिए एक तरीका है। अमेरिका में ऐसा हो चुका है पहले ही, कनाडा में ऐसा हो चुका है, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा हो चुका है, जहाँ पे किसानों को बहुत बड़ी मात्रा पे लगान देना पड़ा, पेनल्टी देनी पड़ी, और उनका सारा का सारा अनाज और उनका सारा का सारा सरसों कंपनी ने आके जब्त कर ली। तो सबसे पहले खतरा तो ये है कि आप जो आज मुफ्त में किसी का भी बीज इस्तेमाल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, अपने बगल वाले किसान से ले सकते हैं, ये सब बंद हो जाए। दूसरी बात आपने कही आत्मनिर्भरता की, तो ये कैसा आत्मनिर्भर आंदोलन है जिसमें पेटेंटिंग टेक्नोलॉजी और जो टेक्नोलॉजी आई जा रही है, जो इसका जिसमें फेरबदल करती है, वो विदेशी है। जितनी बार वो टेक्नोलॉजी भारत में यूज होती है, रॉयल्टी आपको बाहर भेजनी होगी, लेकिन आत्मनिर्भर भारत होगा। ये कैसा स्वदेशी आंदोलन है? ये तो जो गांधी जी ने बोला था उसका बिल्कुल रिवर्स है कि बाहर से टेक्नोलॉजी लाओ और इंडिया में उसमें चीजें बनाओ, और लेकिन रॉयल्टी सारी की सारी बाहर भेज दो, जैसे बीटी कॉटन में होता है ना। तीसरा पहलू ये है कि क्या मुझे कोई वैज्ञानिक तथ्य दे सकता है या कोई एविडेंस दे सकता है कि जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो रहा है प्लांट्स के अंदर, या फिर जैव यांत्रिक जो बीज हैं, इनके अंदर कौन सा ऐसा जीन है जो उत्पादन बढ़ाता है? मुझे आज तक ये कोई बता नहीं पाया, और ना ही ऐसा ही टेक्नोलॉजी अवेलेबल है दुनिया में। ये भी मैं लोगों को बता दूं, ये जो जीन मॉडिफिकेशन होता है ये सिर्फ 3 प्रकार से होता है। एक जहर निकालने के लिए, दूसरा जहर टॉलरेट करने के लिए, और तीसरा ये भी इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कि वो टॉलरेट भी कर लेता है और थोड़ा सा जहर निकालता भी है। BT 1, 2, 3 जो 3 जनरेशन होते हैं, ये बेसिकली यही इनका मेन फंक्शनिंग मैकेनिज्म है। तो उत्पादन बढ़ाने की जो बात है, ये तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन करता ही नहीं, और अगर कोई करता हो तो भाई इसके साइंटिफिक एविडेंस दिखा दीजिए आप। क्रांति जी जो कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के खुद डायरेक्टर रह चुके हैं, उन्होंने खुद बीटी कॉटन के बारे में कहा कि ये भारत की सबसे बड़ी भूल थी बीटी कॉटन भारत में लाना। तो जब इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट इतनी बार बोल चुके हैं कि इससे प्रोडक्शन बढ़ानी, प्रोडक्शन घटा है, और साथ साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, जिसे कहते हैं आपकी लागत, वो भी पता नहीं कितने गुना बढ़ी है। तो ये किस प्रकार की आत्मनिर्भरता है जो किसानों को आत्महत्या की तरफ भेजता है, उनके घर से पैसा और चुराता है, और उनकी जो सच में आत्मनिर्भरता है, जहाँ पे वो खुद का बीज इस्तेमाल करते हैं, खुद की खाद इस्तेमाल करते हैं, वो उसको हटा के बाजार को उनके घर के अंदर ले आता है। तो ये सारे के सारे तथ्य जो हैं, जो ये लोग दे रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा का पार्ट है, ये फेक न्यूज है, ये ऑल्ट न्यूज है, और ये सारी की सारी फेक साइंस। ये कुछ लोगों का मुनाफा बढ़ाने के तरीके हैं। हमारे भारतीय किसान जो हैं आत्मनिर्भर बन सकते हैं, अच्छी सरसों उगा के, अपनी खुद की वैरायटीज करके, अपने अच्छे नए हाइब्रिड्स और इन सबको तैयार करके। कि हमें कोई विदेशी ताकत नहीं चाहिए जो फिर से आके हमको बताए कि अरे भैया ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होता है।
फिर से हमें आके मैनचेस्टर का कॉटन पहनाए। भैया हमको हमारे गुजरात का कॉटन बहुत अच्छा है, हमारे जो लोकल खादी में बनता है हमें वो सूती ज्यादा अच्छा लगता है। मैं उनको बताना चाहता हूँ, मैनचेस्टर के दिन गए और गए उन दिन मिलों के, हम चाहे कम में खाएं घी, हमें घी रोटी, हमें घी लगी रोटी पे हमें कोई लालच नहीं आती, हम अपनी रुकी सूकी में बहुत खुश। जी, बहुत मैं बहुत ये कहना शुक्रिया चाहता हूँ। हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमें चुपड़ी रोटी खाने की ज़रूरत नहीं है। हम जो सीधी सादी अपनी पौष्टिक रोटी है, अपना जो अन्न उगाएं और देसी तरीकों से, और उससे ही हम अपना जो पेट भरें, उससे जो संतुष्टि मिलेगी, जो पोषण मिलेगा, आपका कहना है कि वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग होगा। तो कुल मिला के जो किसानों का मूड नज़र आ रहा है, जिस तरह से इंद्रशेखर ने बात रखी है कि तमाम राज्यों में वो जहाँ जहाँ गए हैं, किसानों को बिल्कुल भी शक और शुबा नहीं है कि उन्हें जो उनकी मांग है 3 कानूनों को रद्द किया जाए, और एमएसपी की जो सबसे बड़ी मांग है कि उसको बाध्यकारी बनाया जाए, वो उससे टस से मस नहीं होने वाले हैं। फिलहाल तो मूड यही दिख रहा है। और जो उनकी लेटेस्ट स्ट्रैटेजी जो संयुक्त किसान मोर्चा के तहत जो सामने आई है, वोट की चोट, आने वाले समय में इन तमाम राज्यों में चुनाव हैं, देखते हैं कि उस वोट की चोट का क्या असर दिखता है। मगर साथ में ये भी कि जो आम जनता है, क्या वो अपने थाली के मुद्दे समझ पा रही है, क्या वो किसानों के इस आंदोलन में उनके साथ जुड़ पा रही है, समझ पा रही है क्या है वो मुद्दे, और जो नीति निर्धारक हैं क्या उन्हें भी किसानों की बातें समझ में आ रही हैं, बातें और मूड दोनों। बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम अपडेट और इनसाइट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इंद्रशेखर। शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।